प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। बढ़िया बच्चों। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो कल हमारी जर्नी थी, यानी जो कल हमने आपको टॉपिक कराया था प्यारे बच्चों, उसमें ना एक लास्ट टॉपिक रह गया था। वो टॉपिक कराते कराते थोड़ा सा लेक्चर एंड हो गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे मोबाइल में। प्यारे बच्चों, मैंने जो कल आपको टॉपिक समझाया था उस पर मैं आ रहा हूँ। क्या समझाया था मैं एक बार उसको रिवाइज करूँगा। पर उससे पहले मैंने कहा हम बात कर रहे थे एल्जेब्रिक मेथड की। जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, यानी कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करने के मैंने आपको दो मेथड बताए। एक मैंने कहा एक होता है ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि, दूसरा होता है एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में हमारे तीन मेथड के नाम थे। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई इतना रह गया था, मुझे इनके आपको नाम बताने थे बस, खाली उतने में हमारा जो डाटा जो है मतलब स्टोरेज कमी की वजह से कल का काम पूरा नहीं हो पाया था। प्यारे बच्चों, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ना प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं हिंदी में, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में कहा जाता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो प्यारे बच्चों, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास अभी कुछ इक्वेशन आएंगे उनको सोल्व करने के तीन मेथड हैं। तो इस चैप्टर में तो पूरा इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ना है, उस पर तो वन बाय वन आएंगे, समझाऊंगा मैं आपको। पर तीन मेथड आप याद रख लो, ये तीन एल्जेब्रिकल मेथड है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो मुख्य विधियां कौन सी है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। यानी प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। प्यारे बच्चों, ये तो था थोड़ा कल का जो लास्ट का छूट गया था। और प्यारे बच्चों, जो कल आपको मैंने क्लास में जो कराया था, यानी अगर मैं आपको पूरी कल की क्लास का निचोड़ बताऊं तो मैंने कहा बेटा हमारा जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो वहाँ पर कुछ केस बनते हैं। केस क्या बन रहा था? अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो जो लाइन करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। अगर हमारा a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, पर वो नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, तो इसमें हमारा क्या आएगा? हम इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सॉरी, हाँ माफी चाहते हैं। इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें लाइन, उसमें क्या होगा? पैरेलल लाइन बनेगी। क्या बनेगी? पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं जाएंगी। अगला हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसमें क्या होगी? लाइन कोइंसाइड होगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसको बोलते हैं संपाती। सॉरी माफ चाहता हूँ। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, है ना। और यहाँ पर क्या था हमारा? यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन ये थी तो अगली लाइन ऐसी आएगी। तो ये तो इनका ग्राफ का था, ये तो ग्राफ का सॉल्यूशन था कल जो मैंने बताया था। अब उसमें एक होता है कंसिस्टेंट। देखो दो जगह, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। एक होता है संगत, एक होता है असंगत। तो कंसिस्टेंट यहाँ भी आ रहा है और कंसिस्टेंट यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है इनकंसिस्टेंट। तो आप देख रहे हो कंसिस्टेंट कहाँ पर आ रहा है, संगत कहाँ पर आ रहा है? जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। लाइन यहाँ पर भी कट, लाइंस यहाँ पर भी कट कर रही है और लाइन यहाँ पर कट कर रही है। अरे चाहे कट करें या टच करें,
जहां पर दो लाइन एक दूसरे को या तो कट कर रही है या टच कर रही है, तो उस केस में क्या आ रहा हमारा, कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं। संगत नहीं बोलते, उसके संगत है, उसके साथ में है। और जब लाइन पैरेलल है, जब टच ही नहीं कर रही, तो उसे बोलते हैं असंगत। अच्छा, बात करें सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, तो ओनली वन सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही हल निकलता है। यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, दोनों लाइन एकदम सीधी जाएगी, एक दूसरे के समांतर होगी, तो यहाँ पर कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर एक लाइन दूसरे को पर होगी तो मैनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसाइड। एक लाइन दूसरे को पर होगी यानी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसाइड। प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो एक काम करो, ये हमारा हो चुका है ना, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सही समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सर, आज के जो कार्रवाई है, मतलब जो आज आपको जो मैं नया चीज़ कराऊंगा उसके तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बिल्कुल हाँ प्यारे बच्चों, जितना बेसिक होना था मैं आपको बता चुका हूँ। अब ना एक्सरसाइज 3.1 को कराने की बारी आ चुकी है प्यारे बच्चों। उससे पहले आपको मैं दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास बेटा लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अवसर है, क्योंकि मैंने आपको कई क्लास में आपको गूगल फॉर्म के बारे में बताते आ रहा हूँ। गूगल फॉर्म क्या है सर? गूगल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है, वो उन बच्चों को भरना है अगर जो बच्चे हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा, अभी पूरा देश बंद है, तो कोचिंग सेंटर भी सरकार बोलेगी, तो जब भी सरकार कोचिंग सेंटर खोलने को बोलेगी तो हमारे बच्चे तो आएंगे ट्यूशन। तो बाकी अगर आप में से कोई बच्चा भी हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है तो प्यारे बच्चों जो गूगल फॉर्म है वो फॉर्म भर दे। वो गूगल फॉर्म कहाँ सर? प्यारे बच्चों जो आज के वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो इसके बाद ना फिर हम उस फॉर्म को हटा रहे हैं, इसके बाद आपको गूगल फॉर्म का लिंक नहीं मिलेगा। सर भरना क्यों ज़रूरी है? मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं वो, ठीक है। सर बेनिफिट क्या होगा? देखो बेटा, एक तो उन बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा प्रॉपर, ठीक है। जैसे 10th क्लास का बच्चों को मैंने बना दिया, अपने बच्चों को मैंने नया व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जो बच्चे पहले से थे, और कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नए बच्चे आए हैं, उन बच्चों को मैं आज या कल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। उनके पेरेंट्स से अभी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा होगा क्या बच्चों को? मैं क्योंकि मैं एक आध दिन बाद ना जूम ऐप पर भी, एक आध दिन बाद में जूम ऐप पर भी हो सकता क्लास स्टार्ट कर दूँ। यहाँ तो क्लास चलते रहेगी, तो जूम ऐप पे आपकी डाउट्स चलती रहेगी सर। तो बेटा आपको डाउट्स मिलती रहेगी, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये बेनिफिट होगा प्यारे बच्चों आपको। तो आप में से कोई बच्चा अगर रह गया है, अगर आप कोई दोस्त रह गया है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो जल्दी से बेटा, अगर वो फॉर्म नहीं भरा, अगर आपको फॉर्म नहीं सबमिट करना नहीं आ रहा, तो सर ये दोनों नंबर मेरे नंबर हैं, आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की कार्रवाई हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस के लिए मैंने बताया था आपको, है ना, नवीन भंडारी सर है। क्या है? नवीन भंडारी सर। कौन है? नवीन भंडारी सर है। चलो नवीन भंडारी सर से बात कर लेना यार, है ना, नवीन भंडारी सर से बात कर लेना साइंस के लिए, जिनको साइंस क्लास लेनी है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बेटा आज क्लास के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? ग्राफ। तो कोई नहीं, जिसका ग्राफ नहीं है, वैसे लॉकडाउन है, तो अगर आसपास दुकान है तो ले आओ ग्राफ, आसपास दुकान नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंसिल से बना दो। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल, और आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये रहा प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? ठीक है, करें सर। तो आफ्ताब क्या है पहले पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. बच्चों तुम करो सर, पता नहीं क्या बोला, ऊपर से चले गया। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं सर, हम समझाएंगे।
आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक आफ्ताब है, कौन है? आफ्ताब, ठीक है। ये मान लो आफ्ताब है, ये आफ्ताब भाई है, कौन भाई है? ये आफ्ताब भाई है, कौन भाई है? आफ्ताब भाई है, ठीक है। ये उनकी बिटिया है, ये उनकी बिटिया, ये बिटिया का छुट्टी है ठीक है, ये बिटिया रानी है, ये आफ्ताब भाई है, तेरे आफ्ताब भाई का दाढ़ी मूछ, ये आफ्ताब भाई है, ये बिटिया है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब भाई है, ठीक है। आफ्ताब, क्या नाम है इनका? आफ्ताब भाई, ये आफ्ताब भाई है, कौन भाई है? ये आफ्ताब भाई है। ये उनकी डॉटर है, उनकी डॉटर का नाम क्या बोल दिया मैंने? एंजल प्रिया, क्या नाम है? एंजल, जो भी है, कैसे लिखते हैं पता नहीं, एंजल प्रिया नाम उनका, ठीक है। ये आफ्ताब भाई है। आफ्ताब भाई टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब भाई अपनी बेटी को बोलते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं 7 ईयर एगो, मतलब सॉरी बच्चों, 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले, एगो मतलब होता पहले, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन। क्या मतलब इसका? आफ्ताब भाई कहते अपनी बिटिया को, देख बिटिया 7 ईयर एगो, देख प्रिया कि 7 साल पहले, कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी, आफ्ताब भाई बोलते बिटिया को 7 साल पहले जो मेरी एज थी, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी थी, 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी थी। मतलब मान के चलो एंजल प्रिया 7 साल पहले कितने की थी मान लो एंजल प्रिया 7 साल पहले 10 साल की थी, 10 साल की नहीं, 7 मतलब कितने साल की थी? 5 साल की थी। कितने साल की थी वो? 5। तो 5 साल की थी 7 साल पहले, तो आफ्ताब भाई की एज क्या रही होगी? इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 क्या हो जाएगा? 35। तो आफ्ताब भाई क्या रहे होंगे? 35 ईयर का रहे होंगे। हाँ, पापा 35 साल के हो सकते हैं, है ना। ये देखो, ये तो अभी तो वैसे, ये तो नमूना है यार, आपको पूरा समझाऊंगा मैं, ये तो ऐसे बता रहा हूँ मैं फिलहाल ना। आफ्ताब भाई ने कहा बेटी को कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम्स थी, ठीक है। आल्सो, और ये भी बोल रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज वी विल बी। मतलब आफ्ताब भाई कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, कह रहा आज से 3 साल बाद, मान के चलो आज से 3 साल बाद जो बिटिया है, मतलब एंजल प्रिया है ना, वो आज से 3 साल बाद कितने की हो जाएगी? मान लो हो जाएगी 18 साल की। भाई कितने साल की हो जाएगी? मान लो 18 साल की हो जाएगी आज से 3 साल बाद। तो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। कि कह रहा, ये पिताजी कह रहे बिटिया को कि बेटे आज से 3 साल बाद, तो मान लो आज से 3 साल बाद बिटिया कितने की है? 18 की। तो कह रहे मेरी एज ना तुम्हारी एज के कितने गुनी होगी? कितने गुना, कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स, यानी 18 × 3, तो 18 3 जा कितना होगा? 51, 18 3 54, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। तो पापा कितने को हो जाएंगे? पापा 3 साल बाद 54 के होंगे, और यही पापा 7 साल पहले कितने के थे? 35, और 3 साल बाद क्या हो जाएंगे? 54 के, है ना। तो ये था, ठीक है। ये तो मैंने लेट किया सर, अभी आ रहा हूँ मैं, समझाऊंगा एक एक चीज, ये तो वैसे समझा, ये तो हिंदी के लिए समझाया मैंने आपको। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। प्यारे बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। एल्जेब्रिक मतलब मुझे इक्वेशन भी बनाना है और ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है। मुझे इक्वेशन भी बनाना है और इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है सॉरी बेटा। प्यारे बच्चों करे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई, ठीक है। बसंती नो डांस, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास ना एक चीज सुन लो, जब भी आपके पास एज वाले सवाल आए, क्या सवाल आए? एज वाले, यानी आयु वाले सवाल आए, तो सबसे पहले, जब भी एज वाले सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या लेट करनी है? प्रेजेंट एज। क्या लेट करनी है? प्रेजेंट एज। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग तो जानते हो यार, मेरी एज कितनी है भाई? मेरी एज कितनी है बेटा? मैं ना, मेरी एज 20 है। कितने बेटा? मैं 20 ईयर का हूँ, मैं 20 साल का हूँ बेटा अभी।
है ना, एकदम जवान लौंडा हूँ मैं 20 साल का हूँ। तो अब एक बताओ, जब 2 मिनट के लिए ठीक है मैं 20 साल का हूँ, ठीक है 20 साल का हूँ, तो अगर मैं बोलूँगा बेटा मैं 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, तुम बोलोगे सर 25 का हो जाओगे आप। मैं बोलूँगा बेटा कि मैं 2 साल पहले कितने का था, तुम बोलोगे सर आप 2 साल पहले आपके 18 थी। तो आपको कैसा पता लगा, जब मैंने बताया कि मेरी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान आयु। तो जब तक आपको मेरी प्रेजेंट एज पता नहीं होगी तब तक आप मेरी आगे और पीछे की एज बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो अगर हमें किसी की भी एज पता करनी है, किसी की भी एज पता करनी है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों वहां पर क्या होना चाहिए आपको पता, उस इंसान की प्रेजेंट एज, उस इंसान की क्या पता होने चाहिए आपको, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। जब तक प्रेजेंट एज नहीं होगी पता तब तक नहीं पता। अब मान लो मेरी प्रेजेंट एज 20 नहीं है, मान लो 20 साल का नहीं हूं, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा मैंने कहा मैं 5 साल बाद, बेटा मैंने कहा 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, सबको ये मेरी एज नहीं है, मेरी एज दी नहीं है। मैंने कहा बेटा बताओ 5 साल बाद मेरी एज कितनी है, तुम्हें तो कोई बच्चा बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अभी मेरी एज कितनी है, मेरी अभी प्रेजेंट एज क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं है। और अगर मैं बोलता हूं मैं अभी 20 साल का हूं, तुम बोलोगे हाँ भैया आप 5 साल बाद 25 के हो जाओगे। अगर मैं बोलता हूं कि अभी मैं 25 साल का हूं, तो तुम बोलोगे भैया अगर आप अभी 25 के हो तो 10 साल बाद आप 35 के हो जाओगे। आप कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आपको मेरी प्रेजेंट एज के बारे में पता है। इसलिए प्यारे बच्चों जब भी आपके पास एज वाले सवाल आए तो सबसे पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज लेट करनी है, यानी उसकी वर्तमान आयु माननी है ना। चलो करते हैं यहाँ, करें दादा, ठीक है। तो चलो सर करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज। अब बेटा प्रेजेंट एज पहले किसकी एज माने, पापा की बेटी की। देखो बेटा कोशिश क्या करो ना, हम जिस पर निर्भर रहते हैं, पापा किस पर निर्भर है, बेटी पर। तुम बोलोगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, सर कमा के तो पापा लाते हैं, तो बेटी पापा पर निर्भर नहीं। डिपेंड का मतलब ये है, जैसे हम बोला गया ना आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you, मतलब पापा 7 times है, पापा 7 times है किसके, बेटी के। तो पापा बेटी के 7 times है ना, पापा की एज किस पर निर्भर है, बेटी पे। अगर मैं आपको बेटी की एज बता दूंगा तो आप पापा की एज निकाल लोगे, हाँ निकाल दोगे। तो पापा की एज किस पर निर्भर है, बेटी के एज पर। तो पहले ना बेटी की एज मान लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मैंने बेटी को प्रिया माना है, मैंने बेटी को क्या माना है, प्रिया, एंजल प्रिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया क्या मान लिया बेटा, मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। अब प्यारे बच्चों अगर आप जब आप क्लास 8th में थे ना तब तो आप सिर्फ एक्स एक्स लेके चलते थे, है ना। पर अब ना हमें 2 वेरिएबल में करना है, क्या करना है, 2 वेरिएबल में लेकर चलना है। तो अगर पापा की परसेंटेज एक्स है तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एक्स, यानी कि माना कि प्रिया की वर्तमान आयु, माना कि प्रिया की वर्तमान आयु कितना बेटा, एक्स, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम, पापा, इनका नाम क्या, आफ्ताब नाम है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी वाई। माना कि अच्छा आफ्ताब ना, जो भी इनका नाम है आफ्ताब, जो भी लिख दो यार। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, वाई है, ठीक है बेटा। पहले हमें दोनों की एज लेट करनी होगी। तो मैंने बिटिया की परसेंटेज क्या मान ली, एक्स, और पापा के परसेंटेज क्या मान ली, वाई, ठीक है। आफ्ताब परसेंटेज क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो परसेंटेज की एज की बात थी। अब बात करते हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, चलो ये तो हो गया। 7 years ago, ये चीज देखनी दादा, 7 years ago क्या देखनी, 7 years ago, 7 years ago मतलब ये कह रहा है कि 7 साल पहले। जैसे ही इसने बोला 7 years ago, बट एक होता है एगो। मैं कुछ चीज पहले बताता हूँ, ये चाहे आप ये चीजें साइड में लिख लो,
देखो आपके पास एक आता है एगो, एक आता है बिफोर, तो इनका मतलब होता है पहले, है ना। अब थोड़ा बहुत मैथ का टीचर हो तो मुझे इंग्लिश नहीं पता, पर मैथ में ये वर्ड आते रहते हैं। इनका मतलब होता है पहले। तो कह रहे 7 ईयर एगो, जैसे इसने 7 ईयर एगो बोला, जैसे इसने 7 साल पहले बोला ना, तो आगे मत देखो, आगे देखना ही नहीं है क्या बोला इसने, है ना। जैसे मान लो किसी ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, है ना, तेरी इतनी हिम्मत ज्यादा बोलने की, तो ऐसी 7 ईयर एगो इसने बोला। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां लिख दो 7 ईयर एगो, चलो एक काम बोल लो, आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख दो ATQ, ATQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्न के अनुसार। तो यहां लिख दिया मैंने 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, क्योंकि सर क्यों 7 ईयर एगो लिखा था। अच्छा अब प्यारे बच्चों, अब 7 ईयर एगो, ठीक है, तो ये तो इन पापा और बेटी की प्रेजेंट की एज थी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि पापा और बेटी की 7 साल पहले क्या एज थी। 7 ईयर अगो लिखा है ना, तो उसने बोला 7 ईयर अगो, तो यहां लिख दो, आपने यहाँ ऊपर हेडिंग डाल दी 7 ईयर अगो, बस क्या नाम का आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब नाम उनका, आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज, और प्रिया एज, प्रिया एज। सर क्या कर रहे हो, मैंने बेटा 7 साल पहले की एज निकालना हूं, किन की, आफ्ताब की और प्रिया की, कि आफ्ताब की एज 7 साल पहले क्या थी और प्रिया की एज 7 साल पहले क्या थी। मित्रों प्यारे बच्चों, चले करें इसको, चलिए एक बार देखते हैं इसको क्या लिखा है ना। अच्छा अब देखो बेटा, यार एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, अगर ना मैंने कहा, अगर मैं अगर मान लो, अगर जो आफ्ताब है, अगर आफ्ताब अभी मान के चलो प्यारे बच्चों, मान के चलो, अगर आफ्ताब अभी 40 साल का है, अगर अभी भाई कितने साल का है, 40 साल का है, ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, 40 छोड़ो, मैं आफ्ताब को छोड़ो, आफ्ताब को एग्जाम्पल लो, अपनी बात करता हूँ मैं। मान लो मैं अभी 20 साल का हूँ, ठीक है, तो मैं 7 साल पहले मेरी एज क्या होगी सर, मैं 20 साल का हूँ, मेरी एज 7 साल पहले क्या थी, आप बोल रहे हो सर आपके अंदर 13 थी। कैसे यार, तुमने कर सर 20 में से क्या माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो। अब मैंने कहा बेटा मेरी एज अभी 20 है, तो 7 ईयर होगा, मेरी एज क्या थी, 20 में से 7 माइनस कर दो, बेटा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अच्छा तुमने कहा सर इतना आसान, है ना। आप बेटा, मैंने कहा मैं 20 साल का हूँ, मैंने कहा बेटा मैं 2 साल पहले कितने का था, आपने कहा सर 2 साल पहले आप 18 साल के थे। कैसे निकाला आपने, 20 में से 2 माइनस कर दिया। अच्छा मैंने कहा बेटा मेरी एज अभी 20 साल है, मैं 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, आपने कहा सर 3 साल बाद आप 23 साल का हो जाओगे, आप 23 ईयर के हो जाओगे। मैंने कहा बेटा 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, आपने कहा सर आपकी एज 25 हो जाएगी। प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, अगर हमें बाद की एज निकालनी है, अगर हमें फ्यूचर की एज निकालनी है, तो हम उसमें उतना ऐड कर दे रहे हैं, और अगर हमें पहले की एज निकालनी है तो हम उतना उसमें माइनस कर दे रहे हैं। 7 साल पहले की एज निकालनी थी, 20 में से 7 माइनस कर दिया, 13 आ गई। अगर मुझे 2 साल पहले की एज निकालनी थी, 20 में से 2 माइनस कर दिया। और अगर बाद की एज निकालनी है, अगर 5 साल बाद की एज निकालनी है, 20 में 5 ऐड कर दिया तो 25 आया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमें पहले की एज निकालनी है तो हम उतना साल माइनस कर दे रहे हैं, और अगर हमें बाद की एज निकालनी है तो हम उतना साल ऐड कर दे रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों में इसलिए बता रहा हूं ना, ये बेसिक सवाल है, ये एज वाले सवाल ना बेटा, ये आपका सिर दर्द कर देंगे साला। ये अभी चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर 4 में भी है, इसलिए एज वाले सवालों को मैं चाहता हूं कि आप इनको रटो ना, चीजों को समझो। अच्छा तो अब आफ्ताब पे आते हैं यार। तो अगर आफ्ताब, मैंने कहा अगर आफ्ताब की एज, अगर अच्छा प्रिया अगर प्रिया की एज आज x है, तो 7 ईयर अगो क्या रही होगी सर, x माइनस 7। बिल्कुल, कैसे, जब मैंने कहा मेरी एज आज 20 है, तो 7 ईयर अगो क्या थी, आपने 20 में से 7 माइनस कर दिया, तो मेरी जो आज की एज थी 20, उसमें से आपने 7 को माइनस किया था, तो तभी तो यह आया, मेरी एज आई 13 आई। ठीक है, अगर आफ्ताब आज अगर आफ्ताब की एज आज y है, तो 7 ईयर 7 साल पहले क्या होगी,
y माइनस 7, y माइनस 7, जाहिर सी बात है ना। क्यों सर, क्यों 7 माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं 7 साल पहले की बता रहा हूं। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले y माइनस 7 थी और प्रिया की एज 7 साल पहले x माइनस 7 थी प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, ये तो 7 ईयर हो गया, 7 ईयर को हो गया, चलो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये मैंने यहाँ तक पढ़ा तो मैं जैसे मैंने ये देखा मैंने लिख दिया, ठीक है। 7 ईयर अगो पापा बोलते हैं, मतलब आफ्ताब कहते हैं, आफ्ताब बोल रहे हैं आई वॉज 7 टाइम्स, पापा कह रहे हैं। अब जो बात चल रही है उस बात कब कब की चल रही है? अब सारी की सारी बात चल रही है 7 साल पहले की। अब इसको बोल जाओ, पापा कौन बोलता? आई वॉज, मतलब आफ्ताब बोलता, आफ्ताब बोलता 7 ईयर अगो। 7 साल पहले तो आफ्ताब ये था, 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये थे ना, तो y माइनस 7 आफ्ताब की एज लिख दो, है ना। वही कहता है ना आई 7 ईयर अगो, क्योंकि 7 ईयर अगो आफ्ताब की एज ये थी कि 7 ईयर अगो, है ना, 7 ईयर अगो 7 ईयर अगो 7 ईयर अगो आई वॉज 7 ईयर अगो, है ना। 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। किसके? एज ओल्ड एज यू, मतलब बिटिया का बोल रहा है बेटा 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के, वो तुम्हारी एज के, तुम्हारी मतलब एज ओल्ड एज यू, मतलब तुम 7 साल पहले जितनी थी। देखो समझे नहीं? अगर ये सवाल समझ नहीं आया ना, एक काम करो, देखो क्यों बात हो रही है 7 साल पहले की, तो यहां पर लिख दो आफ्ताब की एज और यहां पर लिख दो किसकी एज? प्रिया की एज। लिख दिया, 7 भूल जाओ, यहां पर आफ्ताब की एज लिख दो, यहां प्रिया की एज लिख दो, क्यों 7 साल पहले की बात चल रही है। आफ्ताब की एज लिख दिया, प्रिया की एज लिख दिया। अब हो रहा है 7 ईयर अगो, ठीक है। 7 ईयर अगो आई वॉज, यानी ये आफ्ताब 7 टाइम्स एज यू, आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब बोल रहा है 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के, ये आफ्ताब की एज है, आफ्ताब कह रहा है जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के 7 टाइम्स थी, क्योंकि अब 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? बेटी के एज से मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रिया की एज से मल्टीप्लाई होगा। सर y माइनस 7 क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर बात चल रही है 7 ईयर अगो, जो उनकी एज 7 साल पहले थी उसकी बात चल रही है। तो 7 ईयर अगो आफ्ताब की एज 7 टाइम्स थी बिटिया की उस वाली एज के, बिटिया की उस वाली एज के, है ना। तो बेटा ये समझना पड़ेगा पहले मुझे, ये हो गया सर। अच्छा प्यारे बच्चे, वैसे ना कभी ब्रैकेट का आगे वैसे मल्टीप्लाई का साइन लगाता नहीं है, पर हमने लगा दिया, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये काम करते थे, अब इसको ना एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या करते थे? इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 7, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई करो x से, 7 को मल्टीप्लाई करो x से क्या हो जाएगा? 7x, 7 को मल्टीप्लाई करो x से 7x, और 7 को मल्टीप्लाई करो 7 से क्या हो जाएगा? 49। एक काम कर दो, क्या करो बेटा, ये जो पूरा है ना सारा का सारा, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या कर दो उसको माइनस, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस था, क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो एक काम करो, छोड़ो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो है ही है, y माइनस 7 तो है ही है, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ये प्लस का है 7, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस का, ये माइनस का है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस का। बेटा इक्वल टू क्या आएगा? 49 आएगा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखो सर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो कि पहले x आता है तो माइनस 7x, फिर y आता है फिर प्लस y, 49 में से घटाओगे 7, बेटा कितना आएगा? 42 आएगा। तो माइनस 7x प्लस वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ना ये मेरा एक इक्वेशन बन चुका है, ये बन चुका है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरा एक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन चुका है, ठीक है। तो वो कह रहा था ना कि एल्जेब्रिकली लिखना है, मुझे क्या लिखना है? एल्जेब्रिकली। तो मेरा एक इक्वेशन तो बन गया। अब एक नहीं बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब तो ये बात हो गई। तो प्यारे बच्चों देखो एक इक्वेशन हमारे हमने बना दी है ना। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, ये तो हो गया था कि ये 7 ईयर अगो एज ओल्ड एज यू वर देन, है ना। अब ये 7 साल पहले तो बात गई, 7 साल बाद गई, 7 साल गया।
अब कह रहा है ठीक है, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे ही उसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल बाद, जैसे उसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना। अच्छा हिंदी में 7 ईयर अगो, हिंदी में यहाँ लिख देना बेटा 7 साल पहले, क्या लिख देना 7 साल पहले। जैसे उसने बोला 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आपको यहाँ पर लिख दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो किस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ लिख दो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, हिंदी में 3 साल बाद, क्या हिंदी में 3 साल बाद। यहाँ बोला ना उसने, क्या बोला आफ्टर 3 ईयर, तो हिंदी में क्या लिख दिया मैंने 3 साल बाद, क्या लिख दिया 3 ईयर, है ना 3 साल बाद। ठीक है, अब देखो, अब जैसे उसने 3 ईयर बोला ना, तो अब क्या करो, आफ्ताब और उसकी बेटी की एज निकाल लो 3 साल बाद वाली। यार देखो मैंने कहा आज मेरी एज 20 है, तो 10 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, 20 + 10। तो ऐसे ही उसने क्या बोला 3 ईयर नाउ, है ना, कि आफ्टर 3 ईयर, वो 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो आफ्ताब, है ना, आफ्ताब एज, आफ्ताब हिंदी में आफ्ताब की आयु, हिंदी में आफ्ताब की आयु, आफ्ताब एज, यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रिया एज। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, आफ्ताब की प्रेजेंट एज, आज आफ्ताब कितने साल का है 22 साल का है, कितने ईयर का y, तो बेटा 3 साल बाद क्या होगा y + 3, क्योंकि बाद की बात कर रहा है, तो जब बोले आफ्टर, जब बाद का पूछे उतने साल जोड़ दो, 3 साल की बात कर रहा है y में 3 जोड़ दिया। ठीक है, अभी प्रिया की एज क्या है सर, अभी प्रिया की एज है y कितनी, सुनो माफ पे जाता हूँ बेटा, अच्छा तो आफ्ताब y, सॉरी प्रिया की एज क्या है x, प्रिया की एज क्या है x, बेटा x में जोड़ दो 3, बेटा x में जोड़ दूं 3, तो प्रिया की एज क्या हो जाएगी x + 3, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी y + 3। ये कब की एज है, ये 3 साल बाद वाली एज है। ठीक है, समझ गए गाइस समझ गए सर। अब प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, पापा बोल रहा है ना, मतलब आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स। अच्छा आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी, पहले आफ्ताब की एज लिखो, आफ्ताब की बात हो रही है, मैंने यहाँ लिख दिया आफ्ताब की एज। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया क्वेश्चन, मुझे पता है ऐसे आना है, मैंने यहाँ लिख दिया प्रिया की एज, आफ्ताब की एज है, ये प्रिया की एज है 3 साल बाद वाली। ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब आफ्ताब कह रहा है भैया आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज के 3 गुना हो जाएगी, तुम्हारी एज के 3 गुना हो जाएगी। आफ्ताब कह रहा है जो मेरी एज 3 साल बाद होगी ना, वो तुम्हारी 3 साल बाद वाली एज के, आफ्ताब बोल रहा है जो मेरी 3 साल बाद वाली एज होगी वो तुम्हारी 3 साल बाद वाली एज से कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी मित्रों। तो y + 3 = 3 को करेंगे x मल्टीप्लाई 3x, और 3 को करेंगे y से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9 आएगा। प्यारे बच्चों इनको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो y + 3, है ना, ये आ जाएगा क्या हो जाएगा -3x और ये -9 = क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये -3x है, फिर उसके बाद y आता है और 9 में से घटाओ 3, कितना आएगा बेटा 6, कितना आएगा 6, और ये पता क्या ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ मैं, -7x + y + 42 = 0, ये मेरा पहला समीकरण है, पहला समीकरण यानी पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है -3x + y - 6 = 0, ये मेरे लिए दूसरा इक्वेशन है, यानी मेरे लिए दूसरा समीकरण है। ठीक है, अच्छा अब प्यारे बच्चों ये हो गया एल्जेब्रिकली, मतलब मुझे एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना था, सोल्व नहीं करना,
रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ना अभी ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। पर ग्राफ बनाने से पहले हम पहले बता सकते हैं, देखो ग्राफ बनाने से पहले हम पहले ही पता कर सकते हैं, पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने बताया था ना कैसे, A1/A2 वाला। तो करें, देखो अब मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई A1/A2, A1/A2, A1 क्या है -7, A2 क्या है -3, माइनस माइनस कट गया, प्लस बन गया, क्या बन गया 7/3 बन गया, क्या बन गया 7/3, ठीक है। ये मेरा यू आई है, ठीक है। ये B1/B2, B1/B2, B1 क्या है 1 और B2 क्या है 1, ये आ रहा 1/1। अब आगे मैं निकाल नहीं रहा, क्यों, क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है, A1/A2 7/3 है, B1/B2 1/1 है, तो कितना हो गया ये, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या A1/A2 B1/B2 को इक्वल आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। तो जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल ही नहीं आता तो क्या आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है हमारे इस केस में, C1 C2 को भूल जाओ कि जो पहले वाला इक्वल नहीं है तो बाद वाले की तरफ क्या फायदा, ये इक्वल नहीं है ना, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या आता बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ग्राम में करेंगे इसको, हम ग्राम में करेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, और क्या होगी, लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। देखो ये उसे करना नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको, सुनो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको ना, इसको करना नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, वो तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं समझाने के लिए, फील लाने के लिए कि अभी ऐसे ही आएगा, है ना। और क्या करेगा, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा मुझे, और वैसे मुझे यहाँ पर ना पापा की एज क्या होगी, बेटी की एज क्या होगी, ये निकालने को भी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो चलिए इसको ना एक काम करते हैं, अब चलिए इसको ग्राफ में सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो चलिए सर इसको ग्राफ में सोल्व करते हैं। अब देखो बेटा, ठीक है, ग्राफ में सोल्व करने के लिए पहले तो मुझे इक्वेशन तो बनानी होगी ना कर लिया सर मैंने, ठीक है, दोनों इक्वेशन मेरे पास थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, कैसे भाई, एक इक्वेशन मेरे पास ये है -7x + y + 42 = 0, और एक मेरे पास है -3x + y - 6 = 0। ग्राफ में सोल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा मतलब, अरे ग्राफ में ऐसे थोड़ा वैल्यू पुट कर देंगे, पता तो चलना चाहिए ना x क्या है, y क्या है, z क्या है ना। तो क्या सर प्यारे बच्चे एक काम करते सर, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एक काम मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भेजो उस साइड, चलो एक काम कर रहा हूँ मैं ना, मैं x वाले को भेज रहा हूँ राइट साइड, मैं y को ऐसे रहने दे रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, या तो ऐसा काम करो, y को ऐसे रहने दो, y को रहने दो यहीं पे, y को रहने दो यहीं पे, और इस पूरे को भेजो राइट साइड। तो ऐसा रहेगा नहीं, ये सर ये आपको 42 माइनस का है तो वहाँ जगह हो जाएगा 42, यहाँ माइनस का है वहाँ जगह हो जाएगा 42, यहाँ प्लस का वहाँ जगह हो जाएगा माइनस का, 7x यहाँ पर क्या है माइनस का, वहाँ जगह हो जाएगा प्लस का, है ना ऐसे तो बनेगा ना। अरे ये प्लस का है, ये 7x यहाँ माइनस का, तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब लेट करो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं दो वैल्यू में लूँगा, दो वैल्यू भाई, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, दो वैल्यू लूँगा मैं सिर्फ। मैंने कहा लेट, ठीक है, क्या लेट x बराबर क्या मान लिया मैंने, क्या मान लिया 0, x बराबर मैंने क्या मान लिया 0। तो अगर मैं x बराबर 0 मानूंगा, तो यार यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 42 बचेगा, और ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना, x अगर 0 मानूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 42। x बराबर 0 माना, y आया माइनस 42, x बराबर 0 लिया y आया माइनस का 42, ठीक है। अच्छा सर प्यारे बच्चों मान के चलो मैंने एक और लिया ऐसे ही, लेट क्या चीज x बराबर, मैं जानबूझ के प्लस के लेना पड़ेगा, चलो 1 लेता हूँ मैं, लेट x बराबर क्या ले रहा हूँ मैं 1, x बराबर ले रहा हूँ मैं 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ माइनस का 42, और x जगह 1 ले रहा हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा ना,
तो सर माइनस का 42 और 7 बन जाए कितना आएगा 7। तो माइनस का 42 में से ऐड करोगे 7, यह आएगा माइनस का 35। तो सर आपने x की जगह 1 लिया तो y आया माइनस का 35, x की जगह 1 लिया y आया माइनस का 35। सर कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे? मैं तो कह रहा हूँ 2 ही काफ़ी है, 2 से आंसर आ जाएगा यार, 2 से आंसर हमारा मतलब 2 से ग्राफ बन जाएगा हमारा। ठीक है ठीक है सर, समझ गए? अच्छा समझ गए। अब जरा इसको अब भाई सोल्व करना है। इस पूरे को x वाले को वहाँ भेज दो, y ऐसा रहेगा। बेटा पानी पिला यार, वो से मैं एक बता रहे यार। ठीक है, इसको हम वहाँ भेज दो। ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का। तो क्या करना पड़ेगा सर, एक बॉक्स मान लो यहाँ पर, यहाँ x आएगा, यहाँ क्या आएगा y आएगा। ऐसे मान लो बेटा लेट प्यारे बच्चों नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे जो कॉमन नंबर आया यार। चलो ओहो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, यहाँ पर ना ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि अब मैंने y का 42 आ रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे नंबर आए ना कि जो दोनों के टेबल में आ जाए, ऐसा नंबर आए जो दोनों के टेबल में आए। अब सर क्या करना पड़े, क्या करेंगे, अब क्या करें। चलिए बच्चों क्या कुछ नहीं, जो आपको लगता है ना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, दिक्कत आएगी देख लेंगे हम। अगर x जगह क्या लेट करो बेटा 0, तो बेटा x की जगह क्या मान लिया मैंने 0, यहाँ पर लिख दो 0। तो बेटा x जगह 0 माना, तो प्यारे बच्चों y इक्वल टू क्या है 6, x जगह क्या लेट किया हमने 0 लेट किया, तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6, और 3 इंटू 0 क्या आएगा बेटा 0 आएगा, है ना। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक बार ऐसे लेट कर लो, लेट x बराबर इक्वल टू 1, x जगह बेटा क्या लेट कर लो 1 लेट कर लो, यहाँ पर 1 रहेगा, तो y इक्वल टू कितना था बेटा 6 प्लस 3x ना, 6 प्लस, तो x जगह 1 आएगा ना, तो 3 इंटू 1 आएगा, तो क्या आती है 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों मेरे पास 2 टेबल है, चलिए प्यारे बच्चों इसको क्या करते हैं, इसे प्लॉट करते हैं एक बार ग्राफ में, है ना। ये मेरे पास आ चुका है, अब इसे प्लॉट करने के बारी है ग्राफ में। प्यारे बच्चों देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है यार, देखो मेरे पास सब कुछ है, सामान वगैरह भी है ना, पर थोड़ा एक्चुअली इसमें हिसाब किताब इस पर इतना बेकार आया ना, ये बॉक्स इतना बेकार बन गया है कि हो सकता है मेरे ग्राफ में आप कुछ देखे ना। देखो बेटा मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि ग्राफ बनाना कैसा है। देखो प्यारे बच्चों पहले मुझे इसके लिए चाहिए, है ना, तो मैंने यहाँ ग्राफ ये लाइन तो खींच ली है। अब लाइन तो खींच ली है, पर मैंने आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैंने कोई काउंटिंग लिखी नहीं है, काउंटिंग लिखी नहीं है, तो क्यों को देखो बेटा, अब मान के चलो पहले मुझे प्लॉट करना है इसका ग्राफ, तो ये क्या x का 0 और y का माइनस का 42। तो मैंने क्या माना ना बेटा प्यारे बच्चों, जो यहाँ छोटी छोटी लाइन दिख रही है ना, तो मैंने उसको 1 मान लिया, हर एक छोटी लाइन को मैंने 1 मान लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक छोटी लाइन को 1 मान लिया, क्या किया, हर एक छोटी लाइन को 1 मान लिया। तो अगर हर एक छोटी लाइन को 1 मानूंगा तो ये आएगा सर 10, ये आएगा यहाँ पर 20, ये आएगा यहाँ पर 30, और ये आएगा यहाँ 40, और यहाँ पर आएगा -42। ये कितना बेटा, ये -42 है, ये कितना है माइनस का 42, ये आपका माइनस का 42 है, ये है माइनस का 42, है ना। अच्छा तो x का क्या था मेरे पास, x का 0 y का -42, x का 0 y का -42, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगले में x का 1 y का -35, x का 1 y का -35। अच्छा x का 1 बेटा 1 कहाँ पर आ रहा है, देखो x का 1 बेटा यहाँ कहीं इतना आ रहा है, आपको दिक्कत हो बेटा, आप ना घर में सही से बना लेना, मुझे थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बनाने में। तो x का 1 बेटा x का 1 यहाँ पर आएगा, और y का -35, तो y का 35 कहाँ है भाई, ये 10 हो गया यहाँ से, ये ना 1 2 अगर ये 10 होगा, ऐसे ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये जगह 35, ये y का -35। पर y का -35 तो है, पर हमें एक शर्त पर तो ध्यान रहनी है ना, शर्त क्या ध्यान देनी है, तो x का 1 है और x का क्या है 1, और x का 1 और y का -35, तो दोनों को लाइन कहाँ पर लाई कर रही है,
दोनों की लाइन यहाँ पर कहीं आ रही है, कैसे आ रही है, यहीं पे आ रही है ना, ये आ रहा है ऐसे, ये तो आ रहा है। अरे x का 1 है और y का क्या है, माइनस का 35। अब भैया एक काम करो, इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ दो। पहले एक काम करो, पहले जोड़ो ऊपर के साइड, पहले इसको देखो भाई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ो। कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर जहाँ तक जोड़ सकते हो आप। मैं तो छोड़ दूंगा ना, ये दोनों जहाँ तक जाएंगे, ये और ये जहाँ तक जोड़ सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मुझे क्या करना है, नीचे भी जोड़ना है। इन्हीं दोनों को मुझे क्या करना है, नीचे भी जोड़ना है। चलो ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं अगले इक्वेशन का ग्राफ। अगले ग्राफ क्या सर, अगला इक्वेशन क्या है मेरे पास, अगला इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन है मेरे पास, अगला इक्वेशन क्या है सर, अगला इक्वेशन क्या है बच्चों, अगला इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन क्या है, अगला है सर x का 0 y का 6, x का 1 y का 9, x का 0, x का 0, x का 0 ना, x का 0, अब y का कितना है, x का 0 है, अब y का कितना बेटा, y का 6 है, तो x का 0 और y का 6, तो y का 5 यहाँ पर आया, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो y का 6 तो ये हो गया, ये हो गया y का 6, ठीक है। अब x का 1 y का 9, बेटा x का 1 यहाँ पर है और y का 9, देखो y का 9 कहाँ आएगा, तो y का 5 ये है और ये क्या हो गया 10, ये हो गया 10, तो 9 यहाँ पे आ रहा होगा ना, ये हो गया 9, यानी कि y का 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10 है, 10 से पहले 1 9 आ रहा है, तो यानी क्या कर रहा है, क्यों x का 1 है और y का 9 है, तो यानी दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे, मैं इसको और इसको क्या करूँगा, लाइन खींचूंगा बेटा। तो अगर मैं इन दोनों को, मुझे इसको मिलाना है, तो प्यारे बच्चों, तो सर क्या इस वाली ग्राफ दोनों लाइन काट रही हैं, हाँ सर दोनों लाइन काट रही हैं, दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि दोनों की जो दोनों ग्राफ है उनकी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा इसका ग्राफ देखो, एक्चुअली ना यहाँ पर मुझे सोल्यूशन नहीं निकालना, इसमें मुझे बताना नहीं है पापा की एज क्या है, बेटी की एज क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए सर मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा ये, है ना। अच्छा बस, जब बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, और अगर करना है ना, नहीं मैं तो कहता हूँ आप सर इतना ही कर दो, सफिशिएंट है, और आगे करना है ना तो दिखा दो कि कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ था, ये तो ग्राफ था कौन से इक्वेशन का था ये, है ना, ये वाला, ये था इस वाले का ग्राफ था ना, किस वाली का, इस वाले का, -7x + y + 42, -7x + y + 42 ये इसका ग्राफ था। और एक किसका ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था इसका, -3x + y - 6, -3x + y - 6, -3x + y - 6 ये इसका ग्राफ था, है ना, -3x + y - 6 इसका ग्राफ था, और -7x + y + 42 ये इसका ग्राफ था। यहाँ से लिख दिया करो। बाकी अगर ग्राफ बनाने में टेंशन हो रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसी सवाल का ग्राफ थोड़ा अजीब सा है, बाकी 7 सवाल का ग्राफ आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे पास क्या था, ग्राफ था, ठीक है, ग्राफ बन चुका है। अब चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ना आसान है, ये जल्दी भी हो जाएगा। पहले उन्होंने थोड़ा मतलब टाइम लगाया, उसके पीछे रीज़न था, उसमें आपको एक एक चीज़ें समझानी आवश्यक थी। प्यारे बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखो बच्चों ये कह रहा है, प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. प्यारे बच्चों है क्या यार, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। तो एक भाई क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो 3 बैट
और 6 बॉल। क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो किसी दुकान में जाते हैं, कहते हैं भैया ये काम कर दो, मुझे 3 बैट और 6 बॉल दे दो। और 3 बैट और 6 बॉल के लिए वो दुकानदार को कितना रुपए देते हैं? 3900 रुपीज़ पे करते हैं। लेटर सी 22। उसके बाद वो किसी एक और दुकान में जाते हैं, लेटर सी 22 अनदर बैट। किसी और दुकान में जाते हैं और वहाँ पर एक और बैट लेते हैं, वहाँ पर एक बैट लेते हैं, एक और लेते हैं, अनदर बैट, है ना, अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। मतलब किसी एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पर एक बैट लेते हैं, अनदर मतलब यहाँ पर एक बैट है समझो, है ना। किसी एक और दुकान में जाते हैं, वहाँ पर वो एक बैट लेते हैं और 3 बॉल, एक बैट और 3 बॉल। किसी और दुकान में गए, उन्होंने कहा भाई साहब एक बैट और 3 बॉल दे दो, तो उस दुकानदार को कितना देंगे? इसके लिए 1300 रुपये देंगे। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। मुझे इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल आसान है पहले वाले के मुकाबले। पहले वाले भी आसान ही था, पर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, इसमें बोल क्या रहा है? द कोच क्रिकेट टीम वो बड़े क्या खरीद रहा है, कौन से आइटम खरीद रहा है? 2 चीज़ खरीद रहा है, बैट खरीद रहा है और बॉल खरीद रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या पता है कि एक बैट कितने का है? एक बैट की कीमत क्या है आपको पता है? नहीं पता। एक बॉल की कीमत क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे बच्चों? लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज कितना? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। यहाँ रुपीज ले लो, पहले यहाँ ले लो रुपीज में, इज इक्वल टू लिख दो एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, माना कि हिंदी में माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत एक्स है, एक बैट की कीमत एक्स मान लो। और लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, हिंदी में माना कि एक गेंद की कीमत क्या मान लो? वाई मान लो। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, जैसे कि अब चलो मैं तो पहले लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो अब बेटे को बेटा, अगर मान के चलो जैसे अगर एक बैट आता 500 का, एक बैट आता 500 का, तो बेटा 5 बैट कितने का आएंगे? आप बोलो सर 500 इंटू 5 कितने के? 2500 के आएंगे, है ना। तो ऐसे ही भाई, अगर एक बैट आता एक्स का, तो उसने कितने बैट खरीदे? 3 बैट खरीदे। तो यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स बेटा कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x। सर कैसा 3x हो गया? अरे अगर एक बैट आता x का, तो 3 बैट कितने के आएंगे? 3x के। जैसे अगर एक बैट आता 500 का, अगर एक बैट आता 500 का, तो 5 बैट कितने के आएंगे? 500 इंटू 5 2500 का आएंगे। ऐसे वन बॉल कॉस्ट, एक बॉल कितने का है? y का। उसने कितने बॉल खरीदी? 6 बॉल है, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, तो 6 बॉल कितने के आएंगे सर? 6 इंटू वाई, क्यों एक बॉल है y की, 6 बॉल कितने की हो जाएगी? 6 इंटू वाई की। अरे मान के चलो अगर एक गेंद आप 20 रुपए का लाते हो, अगर एक बॉल 20 की आती है, तो 6 बॉल कितने की आएगी? 20 इंटू 6 120 की, है ना। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या कह रहा है वो, कि वो 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल कितने के लाता है? 3900 के। तो प्यारे बच्चों लिख दो इसको, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मतलब जैसे मान के चलो वो 5 बैट कितने के लाया था? 2500 के, और 6 बॉल कितने के लाया था? 120 के। तो अगर मैं पूछूं टोटल कितना खर्चा बैठा, तो आप 2500 में क्या जोड़ दोगे? 120 जोड़ दोगे, है ना। क्या हो जाएगा? 2620 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ था, 3 बैट इतने के थे, 6 बॉल इतने के थे, कुल खर्चा कितना बैठा? 3 बैट का खर्चा प्लस 6 बॉल का खर्चा इक्वल टू 3900। इसे मान लो प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, सब लेफ्ट हैंड साइड बाएं साइड नहीं लाओगे, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया, है ना।
ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में जैसे क्या कह रहा है कि लेटर सी बाइस, एक तो पहला पार्ट हो गया, सी बाइस अनदर बैट। ये पहले पहला पार्ट खत्म हो गया कि 3 बैट और 6 बॉल के लिए इतना पैसा देता है। लेटर सी बाइस अनदर बैट, वो एक और बैट खरीदता है, वो एक और बैट खरीदता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो भाई एक बैट कितने का है, एक्स का, वो तो पता ही है, वो तो एक्स तो आपने माना ही है। और 3 मोर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, क्योंकि एक बॉल वाई की है तो 3 बॉल क्या हो जाएगी, 3 वाई की। और हिंदी में क्या, अरे एक बल्ले की कीमत एक्स और 3 गेंदों की कीमत 3 वाई। तो 3 एक बैट और 3 बॉल, इनके लिए वो कितना रुपए खर्च करता है, 1300, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। और 2 इक्वेशन बन चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आप चाहो, दोनों इक्वेशन बन चुके हैं तो आप चाहो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, जैसे 3x प्लस 6y। अच्छा है ना। अब मान के चलो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना। और x प्लस 3y, ये मान लो प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का, दूसरा हो जाएगा। अब मान के चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a1/a2, a1/a2 कितना आया। वैसे ये करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे ग्राफ भी बनाना है। तो ये तो हो गया, तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक फॉर्म में, ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो गया। ग्राफिक है ना, तो ग्राफ में क्या आंसर आएगा हम पहले ही बता देंगे। तो 3/1 ना, ये a1 1 है और b1 यहाँ पर क्या है, a1 1 और a2, a1 क्या है 3 और a2 क्या है 1, ये आ गया 3/1। अगर मुझे यहाँ लेना है b/b2, b1/b2 तो कितना आएगा 6/3, तो सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1 आ जाएगा, है ना। तो क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, a1/a2 आ रहा है 3 और b1/b2 आ रहा है 2। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 3 है ना, a1/a2 वाला पार्ट b1/b2 के इक्वल नहीं है ना। तो सर नहीं है ना, है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो कैसे आएगा, क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो चलिए सर अब करते चले इसको ग्राफ में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ग्राफ में सोल्व करना है तो 3x प्लस 6y माइनस 3900, x प्लस 3y माइनस 1300, ठीक है। अब थोड़ा उसको आपको आवाज़ आ रही होगी, ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बच्चों। प्यारे बच्चों 3x प्लस 6y, ये माइनस का है, राइट साइड है क्या भेज दो इसको प्लस का। एक काम करो बेटा, सम में किसका डिवाइड दो, सम में किसका डिवाइड दो 3 का, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये आ गया। अभी काम करो, ये 2 आया प्लस का है और राइट साइड जगह भेजो उसको माइनस का। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1300, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का। अब प्यारे बच्चों अब देखो यार, अब ना 2 बॉक्स बना दो, यहाँ पर x यहाँ पर y। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों में अगर मैं y की जगह लेता हूँ 0, 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 ठीक, क्या लेता हूँ मैं 0, तो बेटा पूरा x क्या आएगा 1300 आ जाएगा। अगर y की जगह मैं 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बचेगा 1300। ऐसे ही प्यारे बच्चों ऐसी वैल्यू लो, बहुत बड़ी वैल्यू लो, क्या लो, बहुत बड़ी वैल्यू लो y की जगह, ताकि ये ऐसा कुछ आ जाए। देखो बच्चों मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ मैं 1300, क्या ले रहा हूँ मैं 1300। अगर मैं y की जगह लेता हूँ 1300, ग्राफ बना दो सर, ग्राफ बना दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं y की जगह लूँगा 1300, अगर मैं y की जगह लूँगा 1300, तो 1300 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा माइनस का 26, है ना। यहाँ पर 1300 लोगे तो 1300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 26 आएगा, और ये प्लस का 1300 है ना, तो ये प्लस का माइनस का तो कितना हो जाएगा
माइनस का 1300, तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 1300 आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही प्यारे बच्चों x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस का क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा सर 1300, ये प्लस का राइट साइड है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों x की जगह y की जगह लोगे 0, y की जगह लोगे 0, y की जगह 0 लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 आएगी। हाँ ये वाला सवाल आसान है बेटा। और अगर y की जगह लोगे 1300, y की जगह लोगे 1300, तो अगर y की जगह 1300 लोगे, 13 3 जा 39, माइनस का 39, और ये कितने का है, और माइनस का 39 हो जाएगा ये, और ये कितने का है, प्लस का 1300, तो माइनस के 3900 में से प्लस का ये ऐड करो कितना आएगा, माइनस का 2600, माइनस का 2600 आ जाएगा। हाँ ये वाला ग्राफ अच्छा बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा बहुत अच्छा। तो चलिए सर इसको करते हैं ग्राफ में, चलिए सर ग्राफ को सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों मैंने लेट कर लिया, ये ठीक बनेगा है ना। मैंने एक पूरे एक बॉक्स को ही 1300 मान लिया, क्या मान लिया, 1300 मान लिया। ये प्लस का 1300, ये माइनस का 30, ये एक्स वाली लाइन है, इस साइड प्लस वाले, इस साइड माइनस वाले। ये वाई वाली लाइन है, इस साइड प्लस वाले, इस साइड माइनस वाले। अब देखो सर एक्स का 1300 है और वाई का है 0। सर क्या है हमारे पास, एक्स का 1300 और वाई का है 0 है ना। एक्स का प्लस का 1300 है, एक्स का 1300 और वाई का 0, तो इस पर लगा दो ऐसे सर्कल, इस पर लगा दो ऐसे, इधर ऐसे रहेगा। एक्स का माइनस 1300 और वाई का प्लस का 1300, एक्स का माइनस का 1300 लेना है और वाई का प्लस का 1300, एक्स का माइनस का 1300 लेना है और वाई का प्लस का 1300 आएगा ना। तो देखो एक्स का माइनस का, एक्स वाले का माइनस का 1300 यहाँ पर आ रहा है, वाई वाले का प्लस का 1300 यहाँ पर आ रहा है। एक्स का माइनस का 1300, वाई का प्लस का 1300। अब दोनों कहाँ पर मैच कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर आएंगे ना, ऐसे मैच कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं है ना। तो यानी इन दोनों का भी तो ग्राफ ऐसे कर देंगे हम है ना। तो अगर ये अभी कर देते भाई, और क्या, लगे हाथों हाथ, लगे हाथों हाथ एक काम कर देते भाई, काम कर देते हैं इसका। सर मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, इन दोनों लाइन को जोड़ना था ना, जोड़ दिया सर है ना। ठीक है, एक्स का 1300 वाई का 0, एक्स का 1300 वाई का 0, चलो यही आ रहा है, यही पर यही होगा। एक्स का माइनस का 2600 और वाई का 1300, भाई एक्स का माइनस का 2600, एक्स का माइनस का 2600, एक्स का माइनस का 2600 है, ठीक है। एक्स माइनस का 2600 है और वाई का कितना है, वाई का कितना है 1300, वाई का 1300 ये आ रहा है, एक्स का माइनस का 2600, वाई का 1300, दोनों यहाँ मैच करेंगे। तो भाई इसको और इसको जोड़ दो भाई, जोड़ दिया सर, क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया है ना, जोड़ दिया ना सर हमने, है ना। सर हमने क्या कर दिया, एक्स वाले को है ना, इन दोनों को जोड़ तो दिया ना सर, जोड़ दिया भाई है ना। प्यारे बच्चों हमारे क्या बन, ग्राफ बन गया सर, सर क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है सर, तो अगर ये समझ गए हो चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 3.1 में, उसमें एक्सरसाइज 3.1 में ना सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। 3.1 में कितने क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या आपका क्वेश्चन लास्ट है। क्या है प्यारे बच्चों उसमें, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. देखो सर मुझे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ एप्पल, मतलब 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160।
मतलब जैसे कि यार अगर मैं किसी दुकान में जाता हूँ तो मैं दुकानदार को बोलता हूँ भैया 2 kg एप्पल, यार 2 किलो सेब दे दो, और 1 किलो 2 किलो सेब दे दो, और 1 किलो क्या दे दो, अंगूर दे दो, है ना। 1 किलो क्या दे दो, अंगूर दे दो, 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, तो दुकानदार मेरे से कितना रुपये मांगता है, 160 रुपये मांगता है। यानी 2 किलो एप्पल के लिए और 1 किलो ग्रेप्स के लिए 160 रुपये मांगता है। फिर मान के चलो मैं अगले महीने गया उसी की दुकान पे गया अगले महीने आफ्टर अ मंथ, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, मैंने कहा यार मुझे ना 4 kg सेब चाहिए और 2 kg अंगूर चाहिए। तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का वो मेरे से कितना पैसा मांगता है, 300 रुपये मांगता है। मुझे मुझे ये नहीं बताना 1 किलो अंगूर कितने का है, 1 किलो सेब कितने का है, मुझे इसका बनाना ग्राफ। मुझे एक तो इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है यानी इक्वेशन बनाना है, और इसका ग्राफ भी बनाना है। चलिए सर, सवाल क्वेश्चन आसान है, करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था लगभग वैसे ही है पूरा का पूरा, ठीक है, और फिर भी बताना हमारा काम है ना। क्या लिखेंगे पहले, वही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहले पता करेंगे कि 1 किलो एप्पल कितने का है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, है ना। बट यहाँ हिंदी ब्रैकेट लिख दो रुपीज में, इजिकल टू एक्स। हिंदी में माना कि 1 किलो सेब की कीमत एक्स है, माना कि 1 किलो सेब की कीमत एक्स है। लेट द कॉस्ट ऑफ, दो चीज आ रही है, एक एप्पल आ रहा है और एक ग्रेप्स आ रहा है, बस। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। हिंदी में माना कि 1 किलो अंगूर की कीमत y है, ठीक है। अब सर पहली बार में सेब कितना खरीद रहे हैं, 2 किलो, और अंगूर कितना खरीद रहे हैं, 1 किलो, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, यानी 2 किलो सेब की कीमत। तो अगर 1 किलो सेब आता है x का, तो 2 किलो सेब कितने का आएगा, 2x का, ठीक है, हो गया। तो पहली बार में दुकानदार क्या खरीदता है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो इसका कितना देता हो, 160 देता है। तो प्यारे बच्चों जो मेरे पास इक्वेशन बनने वाली है ना, वो क्या बनेगी, 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर थे ना, 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर ने 1 किलो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा सर, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड चीज में प्यारे बच्चों अगले में क्या है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी कि 4 किलो सेब की कीमत, 1 किलो सेब कितने का था, x का, तो 4 किलो सेब कितने का होगा, 1 किलो सेब x का, 4 किलो सेब 4x का। एंड द 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, तो 1 किलो अंगूर y के, कॉस्ट ऑफ 2 kg अंगूर, कॉस्ट ऑफ 2 kg जो भी क्या था ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स क्या हो जाएगा, 2y, है ना। 4 किलो सेब की कीमत 4x, 2 किलो अंगूर की कीमत 2y। तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने के आते हैं, 300 के आते हैं, यानी कि 4x प्लस 2y कितने के, 300 के। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। चलो सॉल्व करते हैं दोनों को यार, है ना, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों तो इनको अगर इक्वेशन लिखना है यहाँ लिख दो, 2x प्लस वाई, मतलब वो इक्वेशन बन चुके हैं आपके, ये प्रॉपर बन चुके हैं, ठीक है, ये भी इक्वेशन ठीक है। 2x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड लगो तो क्या हो जाएगा, 160 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 2y प्लस का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों करना क्या है कि सर a1 क्या है, अब a1 अब एक बार चेक कर लेते हैं कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, a1 a2,
A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, यानी कि सर 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ रहा है। B1 B2, B1 क्या है जो उसके साथ आता है 1 और B2 क्या है 2, तो कितना आएगा सर ये 1/2 आएगा। C1 C2 है ना। अब C1 लेना पड़ेगा, यहाँ तो एक बार यहाँ चेक करना पड़ेगा C1, क्योंकि A1 A2 बराबर आ रहा है। C1 कितना है प्यारे बच्चों, C1 है माइनस का 160 और C2 है -160 है, C2 है माइनस का 300, इससे कट गया, 0 से 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये आएगा ऊपर कितना आएगा सर, 2 से काटोगे ना 8 आएगा, नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा 15। तो देखो बच्चों A1 A2 B1 B2 के बराबर तो है, A1 A2 B1 B2 के इक्वल तो है पर नॉट इक्वल टू C1 C2। A1 A2 B1 B2 के बराबर तो है पर नॉट इक्वल टू C1 C2। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल, दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होगी ना, तो लाइन काटेगी नहीं। तो लाइंस यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं तो मैंने आपको वैसे ये करना नहीं है आपको, जस्ट समझने के लिए। लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, क्या होगा बेटा पैरेलल। रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा तो चलिए सर जरा इसको प्लॉट करते हैं अब ग्राफ में। प्यारे बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन है और सोल्व करना है इनको, ठीक है। तो सर एक काम करो, इस 2x + y, ये माइनस का राइट साइड जगह क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 2x x वाले को वहाँ भेज दो 160, ये 2x है प्लस का और राइट साइड का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। प्यारे बच्चों ये काम करते जरा इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ साथ, दोनों में ना चलो 4x + 2y माइनस का राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, तो दोनों में प्यारे बच्चों 2 को डिवाइड जा रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा कितना बच्चों 150 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये जो आपका ना इस साइड प्लस का है, उस राइट साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों अब ना पहले इसको सोल्व करते हैं यार। अब यार ना देखो x और y की जगह ऐसे ऐसे नंबर लेना है दोनों जगह ना, ताकि मुझे ग्राफ में सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अगर मान के चलो ना, अगर आप लेते हो यार कोई ना बड़ा नंबर लो, क्या लो कोई बड़ा नंबर लो, बड़ा मतलब जैसे लो आप ना क्या ले लो 10 10 ले लो, 10 20 क्या ले लो 30 ले लो, हैं क्या सर 10 एक्स जगह 10 नहीं मान लो मैं ले रहा हूँ 20, क्या ले रहा हूँ मैं 20। इस बार जीरो में से ले रहा है, जीरो लूँगा तो यार ग्राफ लंबा बनेगा मेरा, 20 40 मैं मान लो 40 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं 40, ऐसे मान ले मैंने क्या ले रहा हूँ 40 ले रहा हूँ मैं एक्स का ले रहा हूँ 40, मैं एक्स का ले रहा हूँ 40, अगर मैं यहाँ 40 लूँगा तो मैंने 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, 40 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 42 जा 80 और 160 में घटाऊंगा मैं 80, कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। अच्छा मान के चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50, क्या ले रहा हूँ मैं 50, क्या ले रहा हूँ मैं 50 ले रहा हूँ मैं एक्स जगह, मैं एक्स जगह ले रहा हूँ 50, क्या ले रहा हूँ मैं 50, तो 52 जा कितना होगा 100, तो 160 में घटाओगे 100 कितना आएगा 60 आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। ऐसे जानबूझकर यहाँ पर कोई बड़ा वैल्यू लो बेटा, कोई बड़ा नंबर लो, ऐसे मान के चलो मैं यहाँ फिर 40 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ 40 ले रहा हूँ, तो ये 40 लोगे तो 42 जा कितना होता है 80 और 150 में से घटाओगे 80 कितना बचेगा 70 बचेगा, ठीक है। अच्छा मान के चल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ कितना ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ 50, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 50, तो 52 जा कितना होता है 100, 150 में से घटाओगे 100 कितना आएगा, कितना 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 आएगा 50 आएगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों जो एक काम करते हैं इसी पूरे को बनाते हैं अब ग्राफ में। चलिए प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं इसको अब, है ना।
इस बार माइनस का नहीं है तो माइनस का नहीं आएगा और इस बार ग्राफ और अच्छा बनेगा। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, x का 40 है और y का 80, x 40 y 80, x का 40 और y का 80, ये तो है। अब दोनों कहाँ पर मैच कर रहे हैं? दोनों मैच करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, दोनों आएंगे यहाँ पर ना। x का 40 और y का 80 ना, दोनों की लाइन यहीं पर आ रही है, दोनों आएंगे यहाँ पर बेटा। x का 40 है ना, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों, x का 50 y का 60, x का 50 y का 60, x का 50 और y का 60, x का 50 और y का 60 है ना, y का 60 है ना, तो x का 50 है और y का 60 है, दोनों की लाइन आप मैच कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों लाइन को जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों को बना लेते हैं। x का 40 y 70, x 40 y 70, तो ये पहले वाले का ग्राफ तो ऐसे जाएगा है ना, इन दो लाइन को जोड़ते हुए। अगले वाले ग्राफ को देखते हैं, x 40 y 70। अच्छा, x का 40 और x का 40 और ये वहाँ पर आ रहा है, y का 70 आ रहा है यहाँ पर है ना, तो वो देखो x का 40 ही है, y का 70 ही है, दोनों यहाँ मैच करेंगे, दोनों यहाँ। अच्छा, मैं इसको ना, मैं जानबूझ के मैं इसको बनाता हूँ पेंसिल से। किससे? पेंसिल से है ना, मैं इसको पेंसिल रखता हूँ। x का 50 y का 50, x का 50 y का 50, x का 50 y का x का 50 y का 50, दोनों कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखो, पहले हमें किसको ज्वाइन करना है? पहले तो हमें किसको ज्वाइन करना है? इन दोनों को ज्वाइन करना है। किन दोनों को? इन दोनों को। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करो प्यारे बच्चों, इसको ज्वाइन करूं, तो सर फिलहाल बात जा रही है ऐसे, फिलहाल जा रही है ऐसे। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, फिलहाल जा रही है ऐसे, फिलहाल जा रही है ऐसे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल। मैंने पहले बोल दिया था ना, बहुत सारी कर दी थी, लाइंस पैरेलल्स होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल्स है ना। तो सर यहाँ पर कुछ मत करो, ऐसे लिख दो। ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था पहले वाले का, तो मतलब ऐसे कर दो, x प्लस वाई, ये था ग्राफ किसका? 2x प्लस वाई माइनस 160 का। ये ग्राफ किसका था? ये वाला ग्राफ किसका था? ये वाला ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था 4x प्लस 2y माइनस 300 वाले का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। तो ग्राफ बन चुका है और सर आज कार्रवाई ये संपन्न करते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो और बेटा शेयर भी कर देना, ठीक है। सर अगली क्लास में मिलेंगे नए वीडियो नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।